aspirants, I am Anuradha and in this video I will be talking about factors affecting rate of reaction. कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं पॉइंट वाइज बताऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, पहला फैक्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और फ्रीडम ऑफ कोलिजन बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि सॉलिड से गैस की तरफ जा रहे हैं तो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बढ़ रहे हैं ना, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ रहा है तो फ्रीडम ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, तो इफेक्टिव कोलिजन जाहिर सी बात है ज़्यादा होंगे। तो इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कोलिजन थ्योरी वाली में, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई। ओके, दूसरा फैक्टर देखिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मैंने एक्टिवेशन एनर्जी वाले डिस्कशन में बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो हमें बाहर से एनर्जी कम देनी पड़ रही है थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। और नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ मतलब उनकी तो कम होगी, तो सीधा उससे हम कैसे रिलेट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, मतलब हमें बाहर से एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है थ्रेशोल्ड तक पहुँचाने के लिए, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। ओके, उसके बाद देखिए फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ सॉलिड्स के लिए हम पढ़ते हैं। ओके, देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट। ये तो आप समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। अब ये क्या बात लिखी है मैंने कि इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट। जैसे एक चौक वाला एग्जाम्पल आपने सुना होगा जनरली, एक चौक पे से उसका हमने पाउडर बना दिया तो सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना। तो फिजिकल साइज तो उसका हमने छोटा कर दिया ना, तो फिजिकल साइज छोटा करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड्स के लिए। ओके, आगे देखें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट हमने कितना अमाउंट में लिया है, कितना ज़्यादा या कितना कम है। तो ज़्यादा रिएक्टेंट होगा तो कोलिजन ज़्यादा होंगे, कोलिजन ज़्यादा होंगे तो इफेक्टिव कोलिजन भी ज़्यादा होगा, और कोलिजन होने से ही तो प्रोडक्ट बनता था, तो रेट भी बढ़ेगा। ओके, आसान से पॉइंट से देख लीजिए आप एक बार। उसके बाद है प्रेशर। प्रेशर किसके लिए बात करेंगे, गैसेस के लिए। प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, वही सारा चीज़ जो है ना कोलिजन से, इफेक्टिव कोलिजन से रिलेट करते हैं। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ओके, उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बोथ रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीजेज वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। क्या है इसमें कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा ही, रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, चाहे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। अब देखते हैं कैसे कैसे बढ़ेगा, आगे देखें। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, जाहिर सी बात है। और ये क्या होता है, ये अर्हेनियस इक्वेशन में आगे आपको बताऊंगी। ये अर्हेनियस इक्वेशन है, आप ध्यान रखेंगे, के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब देखिए, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ये पूरा टर्म जो है, देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ई ए अपॉन आर टी क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हैं। अब आगे माइनस लगा हुआ तो माइनस ई ए अपॉन आर टी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, तो हमने समझ लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट कैसे बढ़ता है, तो अर्हेनियस इक्वेशन से समझेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे समझेंगे कि कैसे बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगा, फिर इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा ही, लेकिन रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। इसको कैसे रिलेट किया, फ्रॉम अर्हेनियस इक्वेशन। ओके, इसके बाद क्या है, जनरली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन इट इज़ फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बिकम 2 to 3 टाइम्स। तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट है वो या तो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाता है। तो इसी मतलब इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमने मतलब एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, दैट इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स विच डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या है, जो रेट कांस्टेंट क्या होता है ना, अब दो डिफरेंट मतलब सेम रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, दो डिफरेंट टेम्परेचर का पर रेशियो निकालते हैं, वो टेम्परेचर में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस, समझ गए। अब देखिए, म्यू इज इक्वल टू के टी प्लस 10 अपॉन के टी, ठीक है।
ये ऐसे डिराइव किया गया है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर मेंशन करते हैं, अगर मतलब टेम्परेचर दिया है कि इस टेम्परेचर पे कितना है रेट कांस्टेंट, वो यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेम होगा, लेकिन ज़्यादा यूज़ तो नीचे वाला आता है, मैं अभी बताती हूँ। अगर टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है तो टेम्परेचर क्या मानेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, और म्यू की वैल्यू क्या मानेंगे 2। कैसे, आगे देखिए। अब देखिए बताया ना मैंने कि रेशियो होता है रेट कांस्टेंट का दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, जो जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस 10 हो, ओके। तो K2/K1 रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर वाला फैक्टर में, मैंने बताया ना अभी भी। K2/K1 इज इक्वल टू R2/R1, ठीक है। म्यू टू द पावर डेल्टा T/10 फॉर्मूला मान लीजिए, ये यूज़ होता है, काफ़ी जगह यूज़ होता है। म्यू टू द पावर डेल्टा T/10 इज वॉट K2/K1 और R2/R1। अब मैंने बताया ना कि अगर स्पेसिफाई नहीं करा है उसने, तो यहाँ है ना कि 10 डिग्री बढ़ाने से 2 या 3 टाइम्स हो जाता है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हम यहाँ 2 मानेंगे, ठीक है। कुछ मेंशन नहीं करा। तो जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए, कोई रिएक्शन है, उसको सेम रिएक्शन है, पहले 10 डिग्री पे करा रहे हैं, फिर टेम्परेचर हमने 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो अब पूछा है कि आप रेशियो बताइए। रेशियो बताइए मतलब कैसे होगा, देखिए K2/K1 इज इक्वल टू, ये वाला सीधा यूज़ करेंगे। अब यहाँ तो टेम्परेचर कोफिशिएंट मेंशन नहीं किया ना, तो 2 टू द पावर डेल्टा T/10, तो डेल्टा टी क्या आएगा, डिफरेंस 40 आएगा ना, और 10, तो 2 टू द पावर 4 इज 16 टाइम्स, मतलब 16 गुना रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब देखिए ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे देखिए 10 से क्या किया, 10 से 20 टेम्परेचर है, फिर 30 कर दिया, उसके बाद 40 कर दिया, उसके बाद 50 कर दिया, ठीक है। तो ऐसे देखिए, ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 डिग्री बढ़ाने पे दुगना होता है ना, कुछ मेंशन नहीं किया तो यहाँ से यहाँ जाने में 2 टाइम्स होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने में वैसे ही 2 टाइम्स होगा, है ना। यहाँ से यहाँ जाने में भी 2 टाइम्स होगा, और यहाँ से यहाँ जाने में भी 2 टाइम्स रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 10 से 50 जाने में हमें 16 टाइम्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो बस वही बात है। तो अब आप कोई मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है तो ऐसे आप कितना ही करेंगे, तो बस आपको ये अप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे दिया है कोई रिएक्शन है 10 डिग्री सेल्सियस पे, उसका रेट कांस्टेंट है K1, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पूछा है कि रेट कांस्टेंट बताइए, और कुछ भी मेंशन नहीं किया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या लेना, तो क्या मानेंगे हम 2 मानेंगे। अब देखिए जैसे ये वाला मैंने बताया ना, बस यही अप्लाई करना होता है हर जगह। K2/K1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर डेल्टा T/10 लिखते थे, तो क्या हो जाएगा 90/10, दैट इज K2/K1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9, दैट इज 512। तो K2 क्या आ जाएगा 512 टाइम्स ऑफ K1, ठीक है। तो यही फैक्टर्स होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को जो अफेक्ट करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।